हेलो एवरीवन। आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे वो फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। द नेम इज ग्रेविटेशन। जैसे ही हम लोग इस वर्ड को सुनते हैं तो हमारे मन में एक ही साइंटिस्ट का नाम आता है एंड इट्स नन अदर देन सर इसैक न्यूटन। एक एप्पल ऊपर से गिरा, एक आदमी ने कुछ सोचा कि वो एप्पल कैसे गिरा, क्या था वहां पे, क्या कंसेप्ट था, और लॉजिक लगाते लगाते, थ्योरीज बढ़ाते बढ़ाते हमें ग्रेविटेशनल फोर्स या इस दुनिया में ग्रेविटी नाम की कोई चीज होती है जो दो ऑब्जेक्ट को आपस में अट्रैक्ट करती है, ये कंसेप्ट बताया सर इसैक न्यूटन ने। इस लेसन में हम लोग ग्रेविटेशन से रिलेटेड सारे टर्म्स को वन बाय वन स्टडी करने की कोशिश करेंगे। सो शुरुआत करते हैं हम लोग काफी बेसिक टर्म से, दैट इज फोर्स एंड मोशन। व्हाट इज अ फोर्स? एक फोर्स क्या होता है? सो आपने बेसिक लेवल पे पढ़ा होगा पुश और पुल। जब हम किसी चीज को धक्का देते हैं या हम किसी चीज को खींचते हैं, इसका मतलब हम लोग क्या लगा रहे हैं? हम लोग फोर्स लगा रहे हैं। अब फोर्स से रिलेटेड है मोशन। आपने जैसे ही किसी चीज को खींचा या किसी चीज को धक्का दिया, वो चीज आ जाती है मूवमेंट में, मतलब वो चीज मोशन करना स्टार्ट कर देती है। सो कहीं ना कहीं हमने काफी सारी एक्टिविटीज परफॉर्म की होगी। एक बेसिक से एक्टिविटीज हम लोग करते हैं। एक गेंद को हमने ऊपर फेंका, मीन्स हमने फोर्स लगाया, मोशन स्टार्ट हो गया। एक पॉइंट पे जाके वो रुकेगी और फिर उसके बाद जब वो अर्थ पे आएगी, दैट विल बी बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन। सो फोर्स एंड द मोशन आर रिलेटेड टर्म। काफी सारे टाइप्स के फोर्सेस हैं, कॉन्टैक्ट फोर्सेस, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। मोशन भी काफी सारे टाइप के, लीनियर मोशन जो सीधा होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन जो कर्व फॉर्म में होता है, रोटेशनल मोशन होता है जब ऑब्जेक्ट रोटेट करता है। सो यहां पे हमने जो मोशन को पढ़ना है, दैट मोशन इज सर्कुलर मोशन। व्हाट इज अ सर्कुलर मोशन? सो वी कैन से मोशन of particle along the circumference of the circle। सर्कमफरेंस के अलोंग जो मोशन होगा उसे हम लोग कहेंगे सर्कुलर मोशन। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल, ये एक पार्टिकल है और ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो इस पार्टिकल के मोशन को मैं कहूंगा सर्कुलर मोशन। काफी बार आपने बचपन में खेलते वक्त भी देखा होगा, एक धागे से पत्थर बांध लेते हो और उसको घुमाते हो। तो पत्थर का जो मोशन है वो कौन सा मोशन था? सर्कुलर मोशन। सो इसी सर्कुलर मोशन में हम लोगों का अर्थ सन के अराउंड मूव करता है। जितने भी प्लैनेट्स हैं, दे आर मूविंग अराउंड द सन। इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ व्हाट? सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन को जब हम लोग पढ़ते हैं, सो उससे रिलेटेड जो फोर्स आता है, कहीं ना कहीं मोशन हो रहा होगा तो फोर्स भी आएगा। सो उस फोर्स को हम लोग कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। फ्रेंड्स, जहां कहीं पे भी सर्कुलर मोशन होगा वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स कंपल्सरी एक्ट करेगा, मतलब करेगा। सो क्या होता है ये? So centripetal force is the force acting on an object performing circular motion which is directed towards the center। उसकी डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ होती है और उसे दिया जाता है F is equals to mv square upon r। m मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, v रहेगा उसका वेलोसिटी और r रहेगा रेडियस, जिस सर्कुलर ट्रैक के अराउंड वो मूव करता है वहां पर। सो सर्कुलर मोशन एंड द रिलेटेड फोर्स इज व्हाट? सेंट्रीपिटल फोर्स गिवन बाय F is equals to mv square upon r। एक और चीज, जब हम लोग सर्कुलर मोशन को स्टडी करते हैं, सो उसकी जो वेलोसिटी होती है, that velocity is tangential। It is given by a tangent at that point। उस पॉइंट पे जब हम टेंजेंट बनाएंगे उससे हम लोगों को डायरेक्शन का पता चलता है। सो वेलोसिटी टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगी। इसकी भी आपने एक एक्टिविटी परफॉर्म की होगी, जैसे हमने थोड़ी देर पहले देखा, एक धागे को एक पत्थर बांध के आप घुमा रहे हो। सो पत्थर अगर वहां से छूटेगा
तो सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं करेगा और जहां से छूटेगा वहां से सीधा ही निकलेगा। मीन्स उसकी वैलेंसी कहां थी? टेंजेंशियल डायरेक्शन में थी। अगला पॉइंट जो आता है काफी इंपॉर्टेंट है एंड द टॉप पॉइंट इज केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। केपलर ने प्लैनेट के मोशन से रिलेटेड कुछ लॉज हम लोगों को बताया और वो लॉ सारे प्लैनेट्स के लिए ट्रू है। देखते हैं पहला लॉ, द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन एलिप्स। वो एक सर्कुलर नहीं होता है। हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं कि सर्कुलर ऑर्बिट है, सर्कुलर ऑर्बिट है, बट वो एक एलिप्स फॉर्म में होता है जिसे हम लोग एलिप्टिकल फॉर्म कहते हैं। विच सन एट वन ऑफ द टू फोकाई, दो फोकस पॉइंट में से कहीं पे भी हो सकता है। आप देख सकते हो एक मोशन वहां पे रिप्रेजेंट किया गया है और हम लोग किसी भी एक फोकस को रेफरेंस पॉइंट लेके उसे एक्सप्लेन करते हैं। सर्कुलर मोशन में क्या होता है? वो एग्जैक्टली एट सेंटर होता है, बट जब हम लोग एलिप्टिकल कंसीडर कर रहे हैं ऑर्बिट को, तो वो कहां होगा? किसी भी एक फोकस पॉइंट पे होगा। दूसरा, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग अ प्लैनेट एंड सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। आप जो शेडेड पोर्शन देख सकते हो, वो दोनों शेडेड पोर्शन का अगर हमने एरिया निकाला तो वो इक्वल रहेगा। मतलब हर प्लैनेट का जो रिवॉल्यूशन का पीरियड है वो फिक्स है, क्योंकि हम लोगों ने ऊपर क्या देखा? वो किसी भी एक फोकस पे होगा, किसी भी एक फोकाई पे होगा। आप देख सकते हो एक साइड का रेडियस कम है, एक साइड का रेडियस ज्यादा है, तो मन में ये आता है कि यहाँ पे जल्दी जल्दी मूव करता होगा, यहाँ पे आराम से मूव करता होगा। ऐसा नहीं है, यहां पे भी टाइम के हिसाब से उतना ही एरिया कवर होता है और इस तरफ भी टाइम के हिसाब से उतना ही एरिया कवर होता है। तो ये था हमारा केपलर का दूसरा लॉ। थर्ड लॉ इज द स्क्वायर ऑफ द ऑर्बिटल पीरियड ऑफ अ प्लैनेट is directly proportional to the cube of semi major axis of its orbit। तीसरे लॉ में केपलर ने कंप्लीट ऑर्बिट, मतलब एक पूरा रिवॉल्यूशन करने के लिए कितना टाइम लगेगा, दैट इज कॉल्ड एज द ऑर्बिटल पीरियड, और जो हम लोगों का ट्रैक है उसका जो एक रेडियस है, उन दोनों के बीच का रिलेशन बताया। एंड द रिलेशन इज समथिंग लाइक दिस कि टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। सो ये लॉ हर प्लैनेट के लिए अप्लाई होता है जब हम लोग रेडियस को टाइम पीरियड के साथ कंपेयर करते हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे एंड दैट इज न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन का जो लॉ न्यूटन ने दिया ये क्या है? सो जैसे अगर सपोज हम लोगों ने दो ऑब्जेक्ट कंसीडर किए, दिस इज ऑब्जेक्ट ए एंड दिस इज अनदर ऑब्जेक्ट बी। इस ऑब्जेक्ट का मास है m1 और इस ऑब्जेक्ट का मास है m2, और ये जो दोनों हैं इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो सपोज d से दिया है। कुछ कुछ बुक में r भी यूज किया है, यहां पे हम लोगों आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से वी विल यूज d। सो जब दो ऑब्जेक्ट दोनों के अपने अपने मास और एक कुछ स्पेसिफिक डिस्टेंस के साथ सेपरेटेड होते हैं, सो ये जो ऑब्जेक्ट होता है वो इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएगा, लेट्स से F1, और ये ऑब्जेक्ट भी है वो इस पे कोई फोर्स लगाएगा, लेट्स से F2। दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मास। क्या है पहला पॉइंट? फोर्स of attraction is proportional to product of masses of objects। तो यहां पे क्या लिख सकते हैं हम लोग? F is proportional to m1 into m2। दोनों ही फोर्सेस इक्वल रहेंगे, बिकॉज ये इस पे जितना फोर्स लगाएगा बैलेंस करने के लिए उसको भी उतना ही लगाना है। और दूसरा जो उसने कहा, द सेम फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। व्हाट? स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। सो वी कैन से फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल
टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट्स. सो एफ इज इनवर्स रहेगा तो 1 अपॉन एंड दैट इज डी स्क्वायर. चलो दोनों को कंपेयर करते हैं. सो हम लिख सकते हैं एफ इज प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 अपॉन डी स्क्वायर. दोनों को कंबाइन कर दिया. अब आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा है प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम लोग एक कांस्टेंट पुट करते हैं. तो न्यूटन ने भी ऐसे ही किया. F इज इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर. ये बन गया हम लोगों का फाइनल इक्वेशन जिसे हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं. और ये जो G है इस G को कहा जाता है यूनिवर्सल कांस्टेंट. यू कैन से यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसकी वैल्यू फिक्स है. जो वैल्यू हम लोगों को न्यूटन ने बताई दैट वैल्यू इज G इज 6.67 into 10 raised to minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. आप कहीं पे भी न्यूमेरिकल अगर सॉल्व कर रहे हो और कैपिटल G अगर आता है तो उसकी वैल्यू आपने क्या कंसीडर करनी है 6.67 into 10 raised to minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. तो फिर से एक बार देख लेते हैं हम लोग कि किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट को दोनों के मास के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उन दोनों के बीच के डिस्टेंस पे. आप काफी सारी बुक्स में देख सकते हो इस डी की जगह आर यूज किया है. कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. आप आर भी वहां पे यूज कर सकते हो. सो हमें डायरेक्टली फॉर्मूला क्या मिलता है एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर. और जहां पे G का मतलब क्या है यूनिवर्सल कांस्टेंट. कैसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट विथ वैल्यू 6.67 into 10 raised to minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ ये हर प्लेनेट पे एप्लीकेबल है. सो नेचुरली वो अर्थ पे भी एप्लीकेबल होगा. सो अर्थ हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप नीचे से ऊपर लॉन्च करोगे सो वो एक पॉइंट तक जाएगा एंड इट विल फॉल ऑन द ग्राउंड अगेन एंड इट्स बिकॉज ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स. सो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो डायरेक्टेड होता है सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ. मतलब वहां से एक ताकत लगती है. सब बोलते हैं कि वो ताकत हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है. सो अर्थ अपने एनवेलप में जितने भी ऑब्जेक्ट्स है हर ऑब्जेक्ट पे लगाएगा. ये मून पे भी एक्ट होता है. अब पॉइंट ये मन में आता है कि अगर अर्थ एक फोर्स मून पे लगा रहा है सो मून अर्थ पे आगे गिरता क्यों नहीं है. हर एक ऑब्जेक्ट अगर हम लोग ऊपर की तरफ लॉन्च कर रहे हैं तो गिर रहा है. सो वो इसलिए नहीं गिरता है बिकॉज मून जो है इट परफॉर्म्स इट्स ओन मोशन. वो भी खुद के मोशन में होता है. ऐसा ही कुछ कंसेप्ट है सैटेलाइट से रिलेटेड. कम्युनिकेशन सैटेलाइट 36,000 किलोमीटर की हाइट पे लगाया होता है. सो अगर फोर्स है तो वो भी गिरने चाहिए बट नहीं वो भी अपना मोशन परफॉर्म कर रहे होते हैं. सो जो हाई टाइड लो टाइड आता है उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन मून एंड दी अर्थ. ऐसे काफी सारा फेनोमेनन है ज्योग्राफिकल फेनोमेनन जहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. नेक्स्ट इज अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जिसे हम लोग ग्रेविटी भी कहते हैं या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज डिनोटेड बाय स्मॉल जी. और हम लोग जिसका एक कांस्टेंट वैल्यू कंसीडर करते हैं दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो अगर सपोज लेट्स से ये हम लोग का अर्थ है सेंटर और एक ऑब्जेक्ट यहां पर जिसका मास स्मॉल है मैं और अर्थ का मास में ले लेता हूं कैपिटल है. इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है लेट्स से दैट डिस्टेंस इज कैपिटल आर. अब ये डिस्टेंस जो कैपिटल आर लिया है इट इज सेम एज द रेडियस ऑफ अर्थ. रेडियस ऑफ अर्थ आर की क्या वैल्यू है ये है 6400 किलोमीटर.
सो ये ऑब्जेक्ट हार्डली 1 किलोमीटर पे होगा, सो उतना कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, इसलिए हम लोग आर का वैल्यू 6400 किलोमीटर लेके चलते हैं। सो अगर हम लोग बात करें फोर्स की, सो इन दोनों के बीच का जो फोर्स है वो फोर्स को हम लोग कैसे देंगे, दैट विल बी जी, कांस्टेंट वैल्यू, दोनों के मास का प्रोडक्ट, सो कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम, और डिवाइडेड बाय दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, सो दैट इज आर स्क्वायर। ये हो गया हम लोग का इक्वेशन नंबर 1। क्या किया हम लोगों ने, न्यूटन्स लॉ लगाया। दो ऑब्जेक्ट के बीच में एक ऑब्जेक्ट कंसीडर किया जो कुछ हाइट पे है, वो हाइट रेडियस के बराबर ही हमने कंसीडर की, सो हमें मिला पहला इक्वेशन। दूसरा, हमें फोर्स का एक और इक्वेशन पता है, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। सो अगर हम दोनों को कंपेयर करते हैं, सो कंपेयर करते ही क्या हो जाएगा, जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर, ये हो जाएगा एम इंटू ए, सो ये एम एम कट हो जाएगा, सो ए का वैल्यू क्या आ गया, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ये ए क्या है, दिस ए इज एक्सेलरेशन, और यहां पे हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब हम लोग लिख सकते हैं g इज नथिंग बट gm अपॉन आर स्क्वायर। हमें फॉर्मूला मिल गया टू कैलकुलेट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो हम लोग यूज करते हैं एज 9.8। अब इसे कैसे निकालेंगे, सो हमारे पास r का वैल्यू है दैट इज 6400 किलोमीटर, आपके पास m का भी वैल्यू है, व्हाट इज मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ इज 6 इंटू 10⁻24 kg, और g तो हमने देखा 6.67 इंटू 10⁻11। सो अगर हम ये सारी वैल्यूज पुट करते हैं, सो हमें वैल्यू मिलती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हर एक ऑब्जेक्ट जो मोशन परफॉर्म करता है, ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, उस पर ये ग्रेविटी एक्ट होती है। अब पॉइंट ये ध्यान में रखना होता है हम लोगों को, जैसे दो टाइप के मोशन पॉसिबल है, एक तो ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा, नहीं तो ऑब्जेक्ट नीचे आएगा। सो जब ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, इसका मतलब वी आर मूविंग अगेंस्ट ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट जा रहा है। सो उस केस में हम लोग जी का वैल्यू -9.8 लेते हैं, और अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब टुवर्ड्स द अर्थ, सो तब हम लोग उसका वैल्यू 9.8 लेते हैं। ये पॉइंट याद रखना है, कब, जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे कि मोशन टुवर्ड्स द अर्थ है या उसके अगेंस्ट जा रहा है। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो कुछ फैक्टर्स से अफेक्ट करती है। फैक्टर्स कुछ इस तरीके से है, अलोंग द सरफेस, हाइट और डेप्थ के साथ साथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू बदलेगी। अब जैसे कि अलोंग द सरफेस, अलोंग द सरफेस क्या नोटिस किया गया, ये नोटिस किया गया कि जब हम लोग पोल या इक्वेटर पे उस वैल्यू को निकालते हैं तो दोनों वैल्यू अलग है। क्यों अलग है, बिकॉज अर्थ प्रॉपर स्फीयर नहीं है, वो थोड़ा सा पोल की तरफ दबाया हुआ है, अंडे जैसा है। सो नेचुरली सेंटर से अगर हम पोल का डिस्टेंस निकालेंगे तो वो छोटा ही आएगा, और वो अगर छोटा है तो वहां पे हमें वैल्यू क्या मिल रही है, 9.832 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और वही इक्वेटर का डिस्टेंस बड़ा है, तो डिस्टेंस बड़ा है तो वैल्यू कम हो गई, दैट इज 9.78। सो पॉइंट ये आ रहा है, सर आप तो 9.8 बता रहे हो। सो 9.8 ये अप्रॉक्स वैल्यू है, दोनों के बीच की वैल्यू हम लोग वहां पे लेके चलते हैं। सो दूसरा पॉइंट है हाइट। जैसे जैसे आप सरफेस से ऊपर जाओगे, ग्रेविटी का वैल्यू कम होते जाएगा। एक एग्जांपल से देखते हैं, सरफेस पे हम लोग लेके चलते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बट जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जिसे हमने 36,000 किलोमीटर अप्रॉक्स डिस्टेंस पे लगाया हुआ है, उसकी अगर हम लोग देखें तो दैट वैल्यू इज जस्ट 0.225 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो जैसे जैसे आप हाई एल्टीट्यूड्स पे जाओगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू कम होगा। नेक्स्ट इज डेप्थ। अब अर्थ के अंदर जाना है। सो जैसे आप अर्थ के अंदर अंदर जाओगे, फाइनली एट द सेंटर द वैल्यू इज 0। It means that acceleration due to gravity is maximum on the surface. हम लोग acceleration की maximum value surface पे ही consider करते हैं, and that is 9.8.
एक चीज याद रखिए, काफी बार न्यूमेरिकल में मेंशन किया जाता है यूज g इज इक्वल टू 10, तो वो तभी यूज करना है जब आपको दिया है। अगर आपको वैल्यू नहीं दी है, इट मींस आपको 9.8 इसी वैल्यू को लेके आगे चलना रहेगा।